नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 मार्च 2020 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम येस बैंक से जुड़े क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उससे संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। ये दोनों आर्टिकल्स हिंदू के हैं। तीसरा आर्टिकल डेली पायोनियर का हम डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल वारफेयर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल येस बैंक से जुड़े क्राइसिस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हुआ क्या है? आरबीआई ने देखो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं येस बैंक के ऊपर। आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया है। मतलब आरबीआई अब येस बैंक का कामकाज संभाल रहा है। इसके अलावा येस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं यानी कस्टमर्स हैं वो अगले 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते अपने खाते से। हालांकि इस लिमिट में छूट दी जाएगी स्पेशल केसेस में। फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च करना है, शादी पर खर्च करना है या फिर एजुकेशन पर खर्च करना है, तो इन केसेस में इस लिमिट में छूट दी जाएगी। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ आरबीआई को येस बैंक का कामकाज संभालना पड़ा और रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी कि डिपॉजिटर्स 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते। इसका रीज़न देखो ये है, येस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। येस बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। येस बैंक ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ को लोन दिया जो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब जिन कंपनीज को लोन दिया गया था येस बैंक के द्वारा, वो कंपनीज येस बैंक को अपना लोन वापस नहीं लौटा सकी। जैसे देखो IL&FS, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। इस कंपनी को ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का लोन दिया गया है येस बैंक के द्वारा। अनिल अंबानी की वेरियस कंपनीज को 13,000 करोड़ का लोन दिया गया था येस बैंक के द्वारा, लेकिन ये सारा लोन वापस नहीं आ सका और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा गवर्नेंस संबंधित काफ़ी इश्यूज चल रहे थे येस बैंक में। जो बोर्ड था वो तो देखो फंक्शन भी नहीं कर रहा था, तो ये चीज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। इसके अलावा देखो 2018 में येस बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी आरबीआई से कि येस बैंक के जो फाउंडर हैं राणा कपूर, इनका कार्यकाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन आरबीआई ने मना कर दिया। आरबीआई ने कहा बहुत ज़्यादा इरेगुलर क्रेडिट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं इनके कार्यकाल में और गवर्नेंस में भी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं बैंकिंग से संबंधित, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम 3 साल का फर्दर कार्यकाल नहीं दे सकते राणा कपूर को। तो 31 जनवरी 2019 से पहले अपना पद छोड़ने के लिए बोल दिया गया था आरबीआई ने राणा कपूर को। तो देखो इन सब रीजंस के चलते जो फाइनेंशियल कंडीशन है येस बैंक की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इवन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं आरबीआई की कि आपको इतना पैसा रखना जरूरी है ऑपरेशंस चलाने के लिए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाने में येस बैंक असमर्थ साबित हो रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने एक्शन लिया और येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लिया। मतलब अब कामकाज जो है आरबीआई संभालेगा येस बैंक का। देखो वैसे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कस्टमर 50,000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकाल सकते 1 मंथ में, ये तो बैंक रन से बचाने के लिए लगाई गई हैं। अगर देखो ये रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई नहीं लगाता और आरबीआई जो है येस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर लेता, तो येस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनमें अफरा तफरा मच जाती। वो सारे के सारे येस बैंक में पहुंचते जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकलवाने के लिए, फिर तो येस बैंक सही में फेल हो जाता। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई और उसके बाद येस बैंक का कामकाज संभाला, ताकि रिस्ट्रिक्शंस तब तक रहें जब तक कि येस बैंक की जो हालत है वो ठीक नहीं हो जाती, ताकि डिपॉजिटर्स का जो भरोसा है वो बरकरार रहे येस बैंक में। आगे ये क्वेश्चन है, क्या डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो सेफ है येस बैंक में? इसका आंसर है यस।
अभी देखो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि येस बैंक पैसा लौटा नहीं सकता डिपॉजिटर्स का, लेकिन आरबीआई ने येस बैंक के बोर्ड को जो सुपरसीड किया है, यानी कामकाज आरबीआई येस बैंक का इसलिए संभालेगा ताकि सिचुएशन को खराब होने से बचाया जा सके और डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जा सके। लेकिन देखो यहाँ पर दो मेन कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है, आरबीआई जो रेगुलेट करती है बैंकों को, आरबीआई का रेगुलेशन जो था वो इनएडुकेट था, अपर्याप्त था। तभी तो देखो ऐसी सिचुएशन आ गई कि आरबीआई को कामकाज संभालना पड़ा येस बैंक का। उससे पहले तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है आरबीआई का, इसकी सहायता से बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे अगर किसी बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत रख दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से लगाई जाती हैं कि आपको एक तय सीमा में अपना एनपीए इतना कम करना है, इंटरबैंक रूट की सहायता से आप लोन नहीं ले सकते, नई तरह की कोई बैंकिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा उस बैंक के ऊपर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जिसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा गया है। क्वेश्चन यही उठता है, अगर देखो येस बैंक की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो आरबीआई को पहले एक्शन लेना चाहिए था, बजाय एकदम से येस बैंक का कामकाज संभालने के। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, अब क्या होगा येस बैंक का। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अनाउंस की है। एसबीआई जो है 49% शेयर्स खरीदेगा येस बैंक के, इससे कुछ कैपिटल मिलेगा येस बैंक को। वैसे येस बैंक के शेयर्स जो हैं कल इस खबर के बाद 56% डाउन हो गए। मीनवाइल आरबीआई जो कामकाज संभाल रहा है अब येस बैंक का, एक अपॉर्चुनिटी होगी आरबीआई के पास कि येस बैंक की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब होने से बचाया जाए, आवश्यक चेंजेस लाए जाएं ताकि कंडीशन को ठीक किया जा सके और ग्राहकों का जो भरोसा है वो फिर से रिस्टोर किया जा सके। वैसे देखो एक चीज़ ये भी है, गवर्नमेंट हमेशा एसबीआई की सहायता लेती है जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आती है और सरकार जिसे बैंकरप्सी से बचाना चाहती है। आप एयर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, एयर इंडिया को बचाना हो एसबीआई का सहारा लेती है सरकार। इवन जेट एयरवेज को बचाने के लिए भी एसबीआई का सहारा लिया गया था और अब येस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई का सहारा लिया गया है। कहने का मतलब ये है सरकार के पास भी ऑप्शंस की काफ़ी कमी है। सरकार हमेशा एसबीआई पर ही रिलाई करती है जो अभी हमारा सबसे बड़ा बैंक है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है आरबीआई को देखो अपना रेगुलेशन और ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता है ताकि कल को अगर किसी और बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो पहले से ही पता लग जाए और ऐसी सिचुएशन ना आन पड़े कि आरबीआई को उस बैंक का कामकाज संभालना पड़े। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया येस बैंक से जुड़े क्राइसिस के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल वर्चुअल करेंसीज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2018 में आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को रोक दिया था, बैंक्स पर बैन लगा दिया था कि बैंक्स किसी भी प्रकार से वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस से डील नहीं कर सकते या फिर वो इंडिविजुअल्स जिनके पास वर्चुअल करेंसीज हैं उनसे डील नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में बात करें, आरबीआई ने बैंकों को रोक दिया था कि आप वर्चुअल करेंसीज से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसके अगेंस्ट वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने मांग की थी ये जो ऑर्डर है आरबीआई का ये गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हमारा आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास जी ये कहता है हर एक पर्सन को अधिकार है वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन अपना सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसीलिए आरबीआई का 2018 का सर्कुलर इस राइट के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा देखो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है आरबीआई का ये सर्कुलर। क्या है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट?
देखो अक्सर कोर्ट्स जो हैं विभिन्न राइट्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए इस टेस्ट का सहारा लेती हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार पनिशमेंट देखो ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, मतलब सज़ा जो है वो अपराध के मुताबिक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपराध छोटा सा किया है लेकिन आपको सज़ा बहुत बड़ी दी जा रही है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सही है, वर्चुअल करेंसी से काफ़ी खतरा है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वर्चुअल करेंसी से, लेकिन इनको आउटराइटली बैन करना यानी इतनी बड़ी पनिशमेंट करना कि पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी बैन हो हमारे देश में, ये सही नहीं है। इसीलिए आरबीआई का जो सर्कुलर है वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है। अब देखो हम एक एक करके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं। वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन क्या है? देखो वर्चुअल करेंसी की कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। सतोशी नाकामोतो इनको देखो बिटकॉइन का फाउंडर माना जाता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पर आधारित है बिटकॉइन, इस टेक्नोलॉजी का फाउंडर भी सतोशी नाकामोतो को माना जाता है। देखो बिटकॉइन जो है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है वर्चुअल करेंसी का और क्रिप्टो करेंसी का। वैसे एक बात आप मुझे बताइए, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस को आगे हम जानेंगे। फिलहाल अभी हम वर्चुअल करेंसी की बात करते हैं जो एक अम्ब्रेला टर्म है। मान लीजिए ये वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है। सतोशी नाकामोतो के अनुसार बिटकॉइन नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जो फुली पीयर टू पीयर है, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ए को कुछ पैसा ट्रांसफर करना है बी को, तो किसी भी रूट से ए बी को पैसा ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जांपल एनईएफटी करता है, तो देखो जो सेंट्रल बैंक है जिसके पास सारा बही खाता है, हिसाब किताब है, वहां पे ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगी और ए से पैसा चला जाएगा बी में, लेकिन वो बही खाता जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के द्वारा देखा जा सकता है, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा देखा जा सकता है। ए और बी के द्वारा उस सेंट्रलाइज्ड खाते को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में क्या है, ए बी को पैसा भेजेगा लेकिन जो थर्ड पार्टी है यानी सेंट्रल बैंक, इसका कोई रोल नहीं है। जो बही खाता है वो हर कोई देख सकता है, ए देख सकता है, बी देख सकता है, वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ये डिफरेंस है, मतलब थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन वर्चुअल करेंसीज में। तो वर्चुअल करेंसी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो एक बड़ी टर्म है, वो सारी करेंसीज जो नॉन फिएट हैं। नॉन फिएट का क्या मतलब होता है? देखो फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा इशूड होती है, जैसे रुपी, डॉलर, ये सब फिएट करेंसीज हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा इशूड हैं। वो सारी करेंसीज जो नॉन फिएट हैं और जिनकी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है वो सब वर्चुअल करेंसीज हैं। और दूसरी तरफ देखो क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज में डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसीज में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सिक्योरिटी की। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज होते हैं क्रिप्टो करेंसीज में ताकि करेंसी को और जिस नेटवर्क में करेंसी ट्रेड कर रही है उसे और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल करेंसी के बीच और क्रिप्टो करेंसीज के बीच। वर्चुअल करेंसी तो देखो एक बड़ी टर्म है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के अंडर आती है। डिफरेंस ये है, क्रिप्टो करेंसीज में सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की फॉर्म में, नेटवर्क को और करेंसी को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या क्रिप्टो करेंसीज वास्तव में खतरनाक है? देखो आरबीआई ने इसलिए बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज पे। आरबीआई के तर्क इस प्रकार से थे कि एक तो क्रिप्टो करेंसीज में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज दाम $2000 है, कल को $3000 है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसीज। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। और देखो पता नहीं लगता, जैसे अभी जो सिस्टम है जिसमें तो सेंट्रल बैंक के पास पूरा ग्लोबलाइज्ड बही खाता होता है, पता लगता रहता है कौन से कस्टमर ने किसको पैसे दिए, ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं। बट क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अज्ञात रहती हैं,
तो इन करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। खतरा ये भी था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी सहायता से हमारे देश में आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को मैनेज करती है, बहुत सारे काम करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी अगर ज़्यादा लोग अपना पैसा स्टोर करके रखने लगेंगे क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में। आरबीआई का मानना ये था कि ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज ना खरीदें, क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में अपना पैसा ना स्टोर करके रखें, ये इंश्योर करने के लिए हमने बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज पर। बट देखो दिक्कत ये है, अगर आउटराइट बैन लगा दिया जाता है जैसा कि आरबीआई ने लगा दिया था, तो जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है वो तो करते रहेंगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड ट्रेड करेंगे और रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय इस करेंसी को रेगुलेट कर लो। पिटिशनर्स ने यही बात सुप्रीम कोर्ट में बोली थी। पिटिशनर्स ने कहा था देखो आरबीआई का जो एक्शन है क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का, ये बहुत ज़्यादा हार्श है, क्योंकि आरबीआई ने किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं की, मोरल ग्राउंड्स पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का फैसला ले लिया गया। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो आज काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को अपनाया गया है लैंडिंग के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए, दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा एक देश से दूसरे देश में पेमेंट्स के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज को अडोप्ट किया गया है, अपनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी क्रिप्टो करेंसीज पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया, रेगुलेट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को। तो अब आरबीआई को भी एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि रेगुलेशन किया जा सके क्रिप्टो करेंसीज का। 2019 के बिल में हमने डिजिटल रुपी को क्रिएट करने के लिए बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। तो अब आगे जाते हुए हमें क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज पर आधारित जो टेक्नोलॉजी है इसका और ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, अच्छे से फर्दर डिजिटलाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में। एक बात देखो ये बोली जाती है लास्ट में कि रेगुलेशन आरबीआई के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से एडवांस होती जा रही है। तो आरबीआई कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स लेकर आएगा, थोड़े दिनों में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो आरबीआई को लगातार सिचुएशन पर नज़र रखनी होगी ताकि क्रिप्टो करेंसीज को इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बायोलॉजिकल वारफेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बायोलॉजिकल वारफेयर का क्या मतलब है? देखो बायोलॉजिकल वारफेयर को जर्म वारफेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस वारफेयर में बायो एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब बायो एजेंट्स हैं। इन्हें बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स भी कहा जाता है। इन सब एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है बड़े स्केल पर ह्यूमंस को मारने के लिए या फिर डिसेबल करने के लिए। ह्यूमंस के अलावा एनिमल या फिर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है इन बायो एजेंट्स की सहायता से। तो इस वारफेयर को कहा जाता है बायोलॉजिकल वारफेयर। ये वारफेयर देखो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यूएसए के एक सीनेटर ने आरोप लगाया कि नोवल कोरोना वायरस जो है यानी कोविड-19, ये चाइना की एक लेबोरेटरी में जनरेट हुआ है। चाइना बड़े स्केल पर बायोलॉजिकल वारफेयर की तैयारी कर रहा था और वहीं से ये जो वायरस है वो जनरेट हुआ है। उसके बाद से एक डिबेट चल पड़ी है वर्ल्ड में, आगे क्या वर्ल्ड तैयार है इस प्रकार से बायोलॉजिकल वारफेयर से निपटने के लिए। देखो इतिहास हमें बताता है पहले भी बायोलॉजिकल वेपन्स का लिमिटेड स्केल पे इस्तेमाल हो चुका है काफ़ी बार। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में मस्टर्ड गैस जो कि एक बायो एजेंट है, इसका इस्तेमाल किया गया था और उस समय वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई 1925 में, लेकिन इसे रेटिफाई नहीं किया जा सका। इसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान ने चाइनीज़ प्रिजनर्स के अगेंस्ट बायो एजेंट्स का इस्तेमाल किया और रशियंस ने भी ऐसा ही किया, जर्मन्स के अगेंस्ट बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बहुत सालों तक बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 1995 में एक जैपनीज़ कल्ट के द्वारा टोक्यो सबवे में सरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। काफ़ी टॉक्सिक होती है ये गैस। देखो, काफ़ी प्रयास किया गया कि बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करने के लिए ट्रीटीज़ रेटिफाई की जाए विभिन्न देशों के द्वारा, लेकिन विभिन्न देश किसी ऐसी ट्रीटी पर राजी नहीं हुए कि बायोलॉजिकल वेपन को पूरी तरह से बैन किया जा सके। इसका रिजल्ट ये है, अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, प्रिसाइजली बात करें तो 16 देश ऐसे हैं जिनमें बड़ी पावर्स भी शामिल हैं, और दूसरे देश जैसे कनाडा, क्यूबा, इजराइल, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ये देश बायोलॉजिकल वेपन्स की इन्वेंट्री को ना सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं बल्कि और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स की इन्वेंट्री को। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी यूएसए और रशिया के पास स्मॉल पॉक्स के फ्रोजन स्टॉक्स यानी जमे हुए स्टॉक्स हैं, और इसके साथ साथ दूसरे कन्वेंशनल बायो एजेंट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स एंड टाइफस। चाइना जो ना सिर्फ इस क्षेत्र में यूएसए और रशिया का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है बल्कि नए वायरसेस को भी जनरेट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और यही आरोप लगाया है यूएसए के एक सीनेटर ने कि ये जो वायरस है नोवेल कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से अभी तक 85 देशों में 3400 लोगों की डेथ हो चुकी हैं और 1 लाख कन्फर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं। ये चाइना की एक हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरी जो कि वुहान में है वहाँ से जनरेट हुआ है। डर देखो और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चाइना जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। सक्सेसफुली टेस्ट किया था चाइना ने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को 2018 में, और ये भी एक टारगेटेड बायो वेपन है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे वायरसेस का आउटब्रेक देखने को मिला है, जैसे कीनिया में इबोला वायरस, नाइजीरिया में जीका वायरस, उसके बाद एशिया में निपा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला केरला में, और कोरोना वायरस के ओरिजिन को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि दूसरे देश जो हैं वो नए बायो वेपन्स का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ऐसे वेपन्स जिनको आज तक पहले कभी नहीं देखा गया है, कभी इस्तेमाल भी शायद नहीं किया गया है। एक और एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है। ये देखो, ये जो कीट है इसका नाम है लोकस्ट। बहुत सारे लोकस्ट वेस्ट एशिया से आते हैं और इंडिया और पाकिस्तान में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऑलमोस्ट 1.70 लाख हेक्टेयर एरिया में फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है हर साल लोकस्ट के द्वारा। लेकिन देखो, अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोकस्ट के लार्वे को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है इसे और ज़्यादा घातक बनाने के लिए। तो ये भी एक नई डायमेंशन है बायोलॉजिकल वारफेयर में। अभी तक देखो वैसे ऐसी कोई रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है कि नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर रोग एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हाथों में किसी प्रकार का कोई बायोलॉजिकल वेपन पड़ा हो। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अभी ग्लोबल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, कल को नॉन स्टेट एक्टर्स इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में भी किसी प्रकार का बायोलॉजिकल वेपन पड़ सकता है। आजकल एक नया कंसेप्ट सुर्खियों में है, ब्लैक बायोलॉजी। ब्लैक बायोलॉजी में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि बायो टेररिज्म को क्रिएट किया जा सके। तो इसलिए देखो, आवश्यकता ये है कि एक ग्लोबल ट्रीटी रेटिफाई हो और किसी भी देश में कोई रिसर्च ना हो बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर, और अगर किसी इंस्टीट्यूशन से कुछ चुरा लिया जाता है बायो एजेंट जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कड़े से कड़े सैंक्शंस लगाए जाएं। देखो, इंडिया को भी बायोलॉजिकल वारफेयर से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लैंड मास भी काफ़ी है इंडिया में। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को नोडल मिनिस्ट्री बनाना चाहिए बायोलॉजिकल वारफेयर से संबंधित प्रिपरेशन करने के लिए। और देखो, एक नेशनल बायो डिफेंस के कंसेप्ट को भी इवोल्व करने की आवश्यकता है ताकि थ्रेट असेसमेंट अच्छे से किया जा सके, अच्छी सर्विलेंस हो। अगर बायोलॉजिकल वारफेयर का कोई भी खतरा हो तो उसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए
इसके अलावा देखो, बायो कंटेनमेंट लैब्स को नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी जो थ्रेटनिंग बायो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइसोलेट करने की आवश्यकता है, उन पर और ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी मेडिकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा ताकि ट्रूप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको जल्दी से ट्रीट किया जा सके बायोलॉजिकल वारफेयर के सिचुएशन में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बायोलॉजिकल वारफेयर से संबंधित, और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ पे फोकस किया। सबसे पहले येस बैंक, दूसरे नंबर पे क्रिप्टो करेंसीज और तीसरे नंबर पे बायोलॉजिकल वारफेयर।